तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 मोल H2O का द्रव्यमान इनमें से सबसे ज्यादा हो। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग को एवोगाड्रो संख्या के बारे में पता है ना, कितनी होती है। 6.023 इंटू 10⁻23 यही होती है ना, ये एवोगाड्रो संख्या होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इनमें से सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा। 1 मोल H2O का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, 0.1 मोल सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आयनों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सोडियम कार्बोनेट पे जाते हैं, Na2CO3 पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे सोडियम कितने हैं दोस्तों, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने आ रहे हैं दोस्तों, बताइए। 6 परमाणु यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, 6 परमाणु यहाँ पे हो रहे हैं ना। ठीक है, सोडियम, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तीनों को मिला देते हैं दोस्तों, तो कितने परमाणु यहाँ पे हैं, 6 हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे 0.1 मोल है ना, 0.1 मोल अणु पे कितने अणु होंगे आपको ये निकालना है। 0 मोल पे अणु यहाँ पे कितने होंगे आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो 0.1 है ना, इस पे आपको अवोगाड्रो संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे मैंने आपको अभी बताया है। 0.23 इंटू 10⁻23, माइनस नहीं रहता, 23 मैंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻22 ये आ जाएगा। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुल परमाणु निकालना है ना। कुल परमाणु निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 6 परमाणु आया है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे आ गए 6 परमाणु। तो 6 परमाणु पे दोस्तों यहाँ पे जो भी आया ना, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 6.023 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो जब आप इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए। तो जब आप इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.2046 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, आपको यहाँ पे इसका बताना है। तो हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता होती है ना, उसका एक डेफिनेशन यहाँ पे या फिर डेरिवेशन क्या होता है, ये होता है, आप सभी लोग देख सकते हैं। डेल एक्स इंटू डेल पी लेस हायर ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, 3f कक्षक संभव नहीं है। ठीक है, 3f संभव होते ही नहीं है। ठीक, क्योंकि एस पी डी एफ ये होते ना, एस पी और डी एफ। ठीक है, तो 3f तो हो गए नहीं इस पे। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए ना, 4 के बाद होता है 4f होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3f नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे 5 है। यहाँ पे क्या बोला है, इनमें से कौन सी आइसोबार के उदाहरण है। तो आइसोबार के यहाँ पे उदाहरण क्या होगा दोस्तों, आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। आइसोबार मतलब हुआ दोस्तों, जिसका सेम एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास जिनका सेम हो उसे बोलते हैं आइसोबार। तो इसके आइसोबार कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे कैल्शियम है। दोनों के परमाणु भार कितने हैं, 40 है और यहाँ पे 40 है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक प्रक्रम तंत्र में किया गया कार्य कितना है, 100 जूल है। ठीक है, 100 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तो आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो थर्मोडायनेमिक्स का आपका प्रथम रूल पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल क्या होता है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल होता है U बराबर Q
माइनस डब्ल्यू, यही होता है ना। तो बस आपको यही अप्लाई करने हैं। यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 150 है, और यहाँ पे वाट कितना है, 100 है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इसे घटा दीजिए दोस्तों, 50 जूल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 50 जूल किस पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसके नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलता आप सभी लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर यहाँ पे मोलरता, यहाँ पे जो मोलरता रहती है ना, और आपका जो तुल्यांकी भार रहता है, इसका गुणनफल हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं तुल्यांकी भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट का यहाँ पे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको यही करना है और आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे इसकी मोलरता कितनी है, 0.5 है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये बताना है H3PO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है। H3PO4 का तुल्यांकी भार यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, 3 रहेगा। यहाँ पे बता भी दिया गया है 3। तो आपको यहाँ पे 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो जब आप इतना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1.5 नॉर्मलता यहाँ पे इसकी आ जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो सबसे ज्यादा प्रबल है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एजोनियम लवण बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो डाई एजोनियम लवण बनाने के लिए ना दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ठीक है, और यहाँ पे NaNO2 और HCl आपको लगना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से में पाया जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, ओजोन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों C6H5 और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, टॉलुइन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, इनमें से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पे क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पे ऑक्सीजन जुड़ती है। तो कौन से ऑप्शन पे ऑक्सीजन जुड़ रही है दोस्तों बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी पे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, 2 MgO हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को जलाने पर कौन सा रंग दिखाई देता है दोस्तों, तो पीला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन BRC पे पूछा गया था। ठीक है, लेबोरेटरी वाले पोस्ट पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ सबसे मजबूत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा मजबूत है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों स्टील। स्टील यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, स्टील यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मैंने बोला है, तो स्टील यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, बॉयल के जो नियम होते हैं ना, स्थिर तापमान पर क्या होता है, जो प्रेशर होते हैं वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, P इज प्रोपोर्शनल टू V, जब T स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर हो। ठीक है, तो ये होता है बॉयल का नियम। तो आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेखीय अणु है। तो रेखीय अणु इनमें से कौन सा दोस्तों, CO2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। CO2 जो है ना, तो एक रेखीय अणु है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे आप सभी लोग को सॉल्व करने का थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके अर्धायु कितने दिन है, 10 दिन है। तो 30 दिन के बाद कितना होगा आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कितना भाग रहेगा दोस्तों, 1/8 भाग शेष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाट वांट हाफ गुणांक आई का मान 1 से अधिक होता है तब क्या होता है। जब वांट हाफ गुणांक का मान 1 से अधिक होता है ना,
तो विलय वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है ना? तो सॉल्यूट क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे CO की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो CO की ऑक्सीडेशन संख्या अपने को निकालना है ना, तो यहाँ पे अपन इसे x मान लेते हैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, NH3 जो है ना उभयदंती लिगेंड है। ठीक है, उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पे इसका जो चार्ज होता है ना 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 6 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे कितना है +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा दोस्तों, x की पावर कितने आ जाएंगे, x आ जाएगा यहाँ पे +3। यानी कि जो कोबाल्ट है ना यहाँ पे, तो कोबाल्ट का यहाँ पे क्या रहेगा, कोबाल्ट की जो यहाँ पे ऑक्सीकरण स्टेट रहेगी ना, कितनी रहेगी, +3 रहेगी। यहाँ पे कोबाल्ट है, मैंने गलती से पिछले बार कॉपर बोल दिया था, तो आप सभी लोग से सॉरी। यहाँ पे कोबाल्ट है, तो सी रहेगा। दोस्तों बोलते बोलते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप सभी लोग से वेरी सॉरी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो आर्थो और पैरा हाइड्रोजन में मुख्य रूप से क्या अंतर है दोस्तों, स्पिन की दिशा पे डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वस्तु का जो आकार होता है ना घर्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रतिच्छेद वेग निकालना है, रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आप सभी लोग को संवेग संरक्षण का नियम पता है ना, m1v1 और m2v2, ये आपको पता है ना। बस आपको यहाँ पे यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम को आप क्या कर सकते हैं, 0.02 किलोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने M1 को क्या कर दिया 0.02, और V1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, V1 की वैल्यू यहाँ पे बता दी गई है 400, तो यहाँ पे मैंने 400 कर दिया। M2 यहाँ पे कितना है दोस्तों, M2 यहाँ पे 5 किलोग्राम था, तो यहाँ पे 5। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अपने को V2 निकालना है, तो बस आप सभी लोग निकाल लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जब आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे यही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2/100 करूंगा, और यहाँ पे 400 कर दूंगा। तो यहाँ से दो जीरो कट के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 5 है। और यहाँ पे V2 है, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, V2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 8/5। 8/5 को क्या लिख सकते हैं, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ठोस घन का प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित मापों में से कौन सा घन के आयतन का सबसे सटीक रूप प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5.5। 5.4 इसका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे सटीक माप यहाँ पे यही रहेगी 5.4। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब जाएंगे ना तो ये 6 पे गिनती हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सबसे सटीक आंसर यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, 31 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर π/6 का कोण बनाती है। आपको यहाँ पे यह ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या आएगा, और यहाँ पे कोण आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या इंटू यहाँ पे कोण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आर कितना है, 31 है, 31 मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कोण कितना है, π/6 है, तो यहाँ पे मैंने π/6 कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसे सॉल्व कर देना है। π/6 को आप देख सकते हैं दोस्तों, पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे पाई की वैल्यू पे यहाँ पे देख देता हूँ, 31
इंटू 3.14, ये यहाँ पे मैंने रख दिया और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 16.2 के समथिंग आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस समान तापमान पर ध्वनि की गति का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में समान तापमान पर ध्वनि की गति का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कैसे रहेगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे अपन ध्वनि की गति को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनुक्रमानुपाती लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मोलर द्रव्यमान, यहाँ पे मैंने मोलर द्रव्यमान कर दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ध्वनि की हाइड्रोजन में गति और ध्वनि की ऑक्सीजन में गति, इनका अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, सॉरी ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे मैंने 32 कर दिया। और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का तो 2 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 अनुपात यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 4 अनुपात 1 किसका है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी द्रव में गहराई h पर दाब P का सही सूत्र क्या है। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है, जब कोई वस्तु किसी गहराई पर जाती है तो दाब यहाँ पे क्या लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P बराबर रो जी एच, ये होते हैं। तो आप इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी परिपथ में धारा कब वाट रहित होती है। तो किसी परिपथ में धारा कब वाट रहित होती है दोस्तों, जब धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती होती है। बताइए कैसा होता है, आप ही बता सकते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जब प्रतिरोध और प्रेरक तत्व दोनों 0 होते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे वाइटहिंग धारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैथ के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो मैथ के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक गोले का समीकरण लिखा हुआ है, इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे मैं एक वृत्त का मानक समीकरण लिख देता हूँ, इसे आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2g x 2f y और 2h z, और यहाँ पे c रहता है। c बराबर 0 होता है, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे जब यहाँ पे आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इससे और इसकी आपको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2g x है और ये बराबर यहाँ पे x ही है, 2fy बराबर यहाँ पे y ही है, और 2hz यहाँ पे कितना है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2। एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, एक सेकंड, यहाँ पे जेड तो था ही नहीं। ठीक है, तो एच यहाँ पे, जेड यहाँ पे नहीं था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं गलती कर दिया। यहाँ पे जो 2h z है ना, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे 2h z था, ये 0 था, तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इतना आप सभी लोग क्लियर है। बस आपको ये वाला जो वृत्त का मानक समीकरण है ना, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आपको हर हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, त्रिज्या निकालना है। तो इसकी त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर -c, ये होती ना। तो बस आपको यहाँ पे इसका मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो जे स्क्वायर यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 आएगा। एच यहाँ पे जीरो था, जीरो से कोई मतलब नहीं हुआ। और यहाँ पे सी कितना है दोस्तों, यहाँ पे मैं जीरो लिख भी देता हूँ, चलिए कोई ना। सी यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 1/4, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सी माइनस में था और यहाँ पे भी माइनस लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5/2। √5/2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को क्लियर है ना दोस्तों, ये वाले सारी चीजें आपसे पता चल जाएगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बस आप सभी लोग को ये वाले फॉर्मूले को याद करना है, आप सभी लोग का काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20 है, तो उसके वर्गों का योग कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, दो क्रमागत विषम संख्या हम मान लेते हैं, पहली x है तो दूसरी क्या होगी, x+2 होगी। ठीक है, जैसे एक है तो एक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह के यहाँ पे दो क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, इनका योग यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बता दिया गया है, x+2, इनका योग कितना है, कितना है, 20 है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने 2 बनाया है, 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे x आ जाएगा 9। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, अब आपको संख्या पता चल गई, संख्या कितनी है, 9, और यहाँ पे 11 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो जब 9 का अपन वर्ग करेंगे और यहाँ पे अपन 11 का वर्ग करके इन्हें आप जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 202 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, जैसे आप सभी लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिनका योग कितना है, 9 है। यदि संख्या को पलट देते हैं तो 27, पलट के 27 जोड़ देते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो क्या होगा दोस्तों, संख्या आपको बताने हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों, जो संख्या होती है ना, संख्या अपन मान लेते हैं 10a+b हो गया, यही होगी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है, संख्या का योग कितना है, 9 है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया 9। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन पे बोले हैं ना, वही वही अपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या है, 10a+b, इस पे अपन 27 को जोड़ते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारी कहानी पलट जाती है। 10, यहाँ पे मैंने 10 कर लिया, b+ये हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a-b आ जाएगा, तो a-b यहाँ पे कितना आ जाएगा, a-b यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे ये समीकरण बन गया और यहाँ पे एक ये समीकरण बन गया। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यानी कि आपकी जो संख्या रहेगी ना, कौन सी रहेगी, 36 रहेगी। क्लियर है, संख्या क्या रहेगी, 36 रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे समझा दी। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप मुझे ये बताइए। हालांकि ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इसे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1, 1 - 1/2। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, 1/2, और यहाँ पे 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों सारे इक्वेशन जब यहाँ पे बनेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9, और यहाँ पे 1/10 रहेगा, इस तरह से। ये 10 है तो यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला, इसको आपको घटा देना है, 1, 1 - 10। जब आप इसे घटा देंगे ना दोस्तों, तो 9/10 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, 1 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, हमेशा 0 होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, फुटपाथ सहित
बगीचे की लंबाई, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, फुटपाथ सहित बगीचे की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, दो, सॉरी यहाँ पे 10 × 2 × 2.5, तो जब आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, चौड़ाई को आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 10 ये है और यहाँ पे 2.5 यहाँ है, पर ये है। ठीक है, अब यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया। इसके बाद 2 × चौड़ाई यहाँ पे कितनी थी, 2.5 की थी, तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई भी कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 मीटर आ गया। ये भी 13 मीटर और ये भी 13 मीटर। अब दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इजिली हो गया। अब आपको इनका क्या करना है, एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कितना है, 15 और यहाँ पे 13 है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, 195 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप सभी लोग को समझ तो आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आप सभी लोग कर तो लेंगे ना, चलिए मैं आपको करके दिखला देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 + 4i है, तो यहाँ पे मैंने 3 + 4i कर दिया, माइनस यहाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया 3 - 4i, ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने कोष्टक बंद कर दिया, फिर से यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 + 4i - 3i + 4i। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया, तो आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों, 8i आ रहा है, तो 8i आ रहा है ना, कौन से ऑप्शन पे है, 8i आ रहा है, तो इसे जब अपन बाहर निकालेंगे तो 8 भी आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई किसी भी तरह का निगेटिव वगैरह नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 8i लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको शॉर्ट पे ही बता पाऊंगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जो जीपी की सीरीज रहेंगे ना, तो जीपी की सीरीज यहाँ पे रहेगी ए आर, ए और यहाँ पे ए आर रहेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये जीपी वाली संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इनका योग कितना है, 14 है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, प्लस जब इसे कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एपी की शर्त यहाँ पे क्या है दोस्तों, एपी बनने की शर्त यहाँ पे क्या है, 2 1 + 6, A + 6 आएगा, सॉरी, बराबर AR + 1 और यहाँ पे ए आर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे ना दोस्तों, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसे हल कर देंगे तो आपकी श्रेणी क्या बनेगी, 2 4 8 बनेगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 और 77 के बीच 15 समांतर माध्य डाले गए हैं, तो आठवां समांतर माध्य क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व भी कर देते हैं। तो सबसे पहले इनका डिफरेंशिएट निकालिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 77 में से आपको 17 घटाना है, इसके बाद 15 का आपको भाग दे देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको 16 का भाग देना पड़ेगा, 16 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.57। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आठवां अर्थमेटिक क्या चाहिए दोस्तों, अर्थमेटिक मीन्स चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आठवां एम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम 17 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, +8 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, 3.75। तो बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 17 हुआ और यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 47 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3 मध्यिका माइनस बहुलक है, और बटे पे यहाँ पे 2 है, तो आपको पी की वैल्यू आपको बताना पड़ेगा कितना आएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
दोस्तों इस क्वेश्चन पे यहाँ पे कुछ डाटा अच्छे से दिए नहीं गए हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप सभी लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसको अब मैं क्वेश्चन नंबर 39 पे आता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, जहाँ पी ए बराबर कितना है 0.4 है और पी बी कितना है 0.5 है। तो पी ए और बी में से ठीक एक घटित हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका आंसर आपको चाहिए ना। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, पी ए जब सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए 1 - पी बी प्लस, यहाँ पे पी बी रहेगा पी बी 1 - पी ए। ये वाला इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 0.4 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप इसे एक से घटा देंगे पी बी को, तो यहाँ पे 0.5 फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद पी बी यहाँ पे कितना है 0.5 है, और पी ए को जब 1 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो जब आप इन्हें जोड़ देंगे तो 0.5 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ठीक तरह से घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयव जिसका सारणिक शून्य हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसके सभी सारणिक शून्य हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अविकर्मणीय अवयव बोलते हैं, ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी, यहाँ पे क्या बोला है, किसी ध्वज दंड के छोर से उन्नयन कोण आधार से 5 मीटर दूरी पर एक 75 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लगभग ऊंचाई क्या होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1075 आपको लेना पड़ेगा। 1075 लेंगे तो यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट आपको निकालना है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 5 है। तो बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1075 की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1075 इंटू 5 कर दिया, ठीक है। तो 1075 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 3.732 इंटू 5। जब आप इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 मीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू वगैरह जब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपका जब पेपर आएगा तो वहाँ पे लिखे रहेंगे कि वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप सभी लोग उसे देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, जैसे आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बताइए इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, तो इसका मान कितना हो दोस्तों, इसे तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, इसे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 + कॉट स्क्वायर लिखा है ना, 1 + कॉट स्क्वायर ये लिखा है, तो इसे आप कभी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए। इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, इसका अपोजिट होते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो जब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ पे एक ही आएगा ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सारा सर्व समीकरण का खेल है, आप सभी लोग उसे पढ़ लीजिएगा, वहां से आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, जहाँ पे आपको क्या करना है, उस अति परिवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिलंब और उत्केंद्रता क्रमशः 8 और 3√5 है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अति परिवलय का समीकरण क्या होता है दोस्तों, x² / a² - y² / b² बराबर 1 होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नाभिलंब क्या होता है दोस्तों, बताइए। यहाँ पे जो आपका नाभिलंब होता है ना, नाभिलंब यहाँ पे क्या होते हैं, 2b² / a होते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बता दी गई है, 8 बता दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे उत्केंद्रता कितनी बता होती है दोस्तों, उत्केंद्रता होती है 1/b² / a² होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बता दी गई है, 3√5 बता दी गई है, ठीक है। तो जब आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
बेस आ जाएगी। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बस आपको यहाँ पे इसका मान रखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और वाई स्क्वायर रखेंगे तो बी स्क्वायर कितना है 20 है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है, जहाँ पे आपको इसे आरोही क्रम पे लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, भाग देने के सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग वहां से भी कर सकते हैं, और आप सभी लोग को एलसीएम वाली ट्रिक लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, बताइए, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन का अनुपात लेते हैं। तो y2 यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y1 है, और y2 यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, 3 - 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - 4 आ जाएगा। तो 3/5, ये नेगेटिव पे यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको यहाँ पे समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने जब आप बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है एक्स अक्ष पर है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y - 0 -3/5 और x - 4, बस आपका आंसर आ चुका है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा, और यहाँ पे -3x है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +12 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y 3x -12, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन पे है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, तो 3x +5y, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है, जैसे आप सभी लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग होता है ना, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे मतलब त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जब अधिक होगा ना, तभी यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ पे 9×6 = 15 है, तीसरी भुजा से कम है, तो इससे नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 11×3 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 12 से अधिक है तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, इससे काम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप सब लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, तभी आपका यहाँ पे काम होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, बी के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मध्य बिंदुओं के निर्देशांक भी बता दिए गए हैं। ठीक है, तो ए के निर्देशांक आपको पता है और मध्य बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो आपको बी के निर्देशांक आपको पता करने हैं कि कितने होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन मान लेते हैं 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, बटे 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 + y/2, और यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे 4 तो दिए ही है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन इसके बराबर करने हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 7 + x/2, और यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, y/2 y/2 बराबर -4 है, तो x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -8। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे b के निर्देशांक क्या क्या आ गए दोस्तों 3 - 8। 3 - 8 कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 3 - 8, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों अब आपको ये बताना है 10 cos−1 x किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हालांकि ये फॉर्मूला ही है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट 10 cos−1 x किसके बराबर होगा दोस्तों, तो 10 यहाँ पे किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 10 यहाँ पे होगा दोस्तों 1 x² / x, इसके बराबर होता है। ठीक है,
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन ए ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, और जो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स, इसे आप सभी लोग थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? कॉस इनवर्स एक्स को जब आप थीटा मानेंगे तो यहाँ पे जब कॉस थीटा आ जाएगा तो कॉस थीटा बराबर एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक आपको परावर्त निकालना है, आपको परावर्त निकालना है ना। जब परावर्त निकालते हैं ना तो जो पंक्ति होती है स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है, और जो स्तंभ होता है पंक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पंक्ति क्या है, एक दो है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, और जो आपका कॉलम है, पंक्ति थी, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थ्री फोर हो गए। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अब आप सभी लोग इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कई बार सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी सदस्य दिए गए हैं, सी पर प्रक्षेप क्या होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, तो प्रक्षेप निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रक्षेप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए इंटू बी निकालना ही पड़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको बी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इंटू बी जब करेंगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक, वन इंटू थ्री आएगा, वन इंटू थ्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, टू इंटू टू आ जाएगा, और यहाँ पे थ्री इंटू वन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसका इसका मॉडुलस निकालेंगे तो थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर, और यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, वन स्क्वायर भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10/√14 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर के मैंने सारे सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से बता दिए। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। होपफुली आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।